Welcome, big students. Let us continue our journey of the timeline of Indian history. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंशियंट इंडिया की एक टाइमलाइन। आशा करता हूं आपने उसे समझा होगा और नोट्स में कन्वर्ट किया होगा और रिवाइज भी किया होगा। उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आज समझते हैं अ ब्रीफ टाइमलाइन ऑफ क्रोनोलॉजी ऑफ मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। आपको बताया पिछले लेक्चर में कि 750 एडी तक आते आते रीजनल किंगडम्स की इमरजेंस होने लगी है। छोटे छोटे किंगडम्स में भारत बढ़ने लगा है। बड़े साम्राज्य फिलहाल तो नहीं बन सकते थे, रिसोर्सेज उतने नहीं थे। तो 750 एडी से लेकर 1000 एडी तक एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये देखा जाता है कि रीजनल किंगडम्स आपस में लड़ने लगे हैं और ये रीजनल किंगडम्स में 3 बड़े इंपॉर्टेंट हुए, जिनमें गुजरात के शासक हैं गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के शासक हैं पालाज ऑफ बंगाल एंड महाराष्ट्र वॉज रूल्ड बाई राष्ट्रकूट ऑफ डेक्कन। मान्यखेत उनका कैपिटल है कि राष्ट्रकूट राजा। तो गुजरात के गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल और महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट, इन तीनों में ये मान्यता है कि कन्नौज वो जहां से हर्षवर्धन ने रूल किया था और हर्षवर्धन के वजह से कन्नौज हैड बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड दे ऑल यूज्ड टू बिलीव दैट whosoever occupies the wealth of Kannauj, resources of Kannauj, eventually can become master of the whole of North India. कन्नौज के संसाधन जिसके पास होंगे वो नॉर्थ इंडिया का स्वामी बन जाएगा, ऐसा ये मानते हैं। इसलिए ये आपस में लड़ते रहते हैं और जो पहला इवेंट मेडिवल नॉर्थ इंडिया का हो जाता है वो है त्रिकोणीय संघर्ष, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। मतलब ये आपस में कन्नौज के लिए लड़ते रहेंगे और कन्नौज कभी इसके पास कभी उसके पास, इन तीनों के बीच में रहता ही है। ये तो पॉलिटिकल डायमेंशन हो गई इस पीरियड की। दूसरी डायमेंशन ये है, these regional kingdoms also gave lot of patronage to the cultural development of India at that time, and we find that all the regional languages of India, they found their beginning around this period only. इन क्षेत्रीय राजाओं ने अपने कल्चर को भी पैटर्नाइज किया है और क्षेत्रीयता को पॉलिटिकली भी और कल्चरली भी सहारा दिया है। इस तरीके से जितनी भाषाएं हैं इनका शुरुआत हो जाएगी। दूसरा एक्सप्रेशन ये दिखेगा कि मंदिर बनने लगेंगे। ये राजा मंदिर भी बनवाते हैं और मंदिर इनका सबसे इंपॉर्टेंट कल्चरल एक्सप्रेशन है। उसमें बहुत वेल्थ लगाते हैं। मंदिर ही इनकी मैजेस्टी को मैनिफेस्ट करता है, ऐसा ये मानते हैं। इसलिए मंदिर हैड बिकम द सेंटर ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल अराउंड दैट टाइम। बाय द वे 700 से 1200 तक का पीरियड मंदिरों का काल भी कहलाता है, एज ऑफ टेम्पल्स भी कहलाता है। जितने टेम्पल्स आज हैं, नॉर्थ के हो या साउथ के हो, ये सब कुछ इन्हीं दिनों बनाए गए हैं और रीजनल राजाओं ने ही बनाए हैं। इनका आर्किटेक्चर रीजनल हो जाता है। वी विल लुक इनटू दैट लेटर ऑन। तो ये एक डेवलपमेंट ये भी हुआ। तो मतलब रीजनलिज्म डेवलप हो गया है, अभी बड़े साम्राज्य नहीं है। उधर नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बियॉन्ड, वहां पर महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान में एक शासक है महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी wanted to acquire Central Asia, but he wanted to have resource। ये रिसोर्स कहाँ से आएंगे? तो उसको पता लगा है कि भारत की तरफ जो मंदिर हैं इनमें वेल्थ बहुत है, तो ही वांटेड टू एक्वायर दैट वेल्थ। वो इस वेल्थ को लेना चाहता है, इसलिए वो भारत पर अटैक करना शुरू करेगा। तो एक इन्वेजन्स का दौर, आक्रमणों का दौर भारत की तरफ शुरू हो जाता है। वैसे इससे पहले 712 एडी में एक अरब आक्रमणकारी था जिसने सिंध में अटैक किया था, जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। उसने सिंध पर अटैक किया था, इसके बियॉन्ड नहीं आ पाया था। मोहम्मद बिन कासिम को वापस जाना पड़ा है और वो एक इवेंट बन के रह जाता है। लेकिन जो महमूद अफ गजनी ने किया है ये कंटिन्यू होने लगेगा। तो महमूद अफ गजनी भारत पे बार बार अटैक करता है, यहाँ से वेल्थ एक्वायर करता है और इन्हीं में से एक अटैक उसका सोमनाथ टेम्पल पे भी हुआ था। महमूद के जत्थों के साथ विद द एक्सोडस ऑफ महमूद केम टू इंडिया अल बरूनी, एक फॉरेन ट्रेवलर आया है अल बरूनी, और अल बरूनी का अकाउंट भारत के बारे में बड़ा यूजफुल है। किताबुल हिंद, तहकीकात ए हिंद, इंक्वायरी इनटू इंडिया।
उसने किताब लिखी है अरब भाषा में भारत के बारे में, जो 11वीं सेंचुरी की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भारत के बारे में, बाद में डिस्कस करेंगे। तो अल-ब्रूनी आया है इन दिनों। महमूद की डेथ हो जाएगी 1030 में, उसके सक्सेसर्स उधर रूल करते रहेंगे, लेकिन काफ़ी समय बाद लगभग 1175 के आसपास उसी क्षेत्र में एक मोहम्मद गौरी हुआ है, मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी हुआ है। मोहम्मद गौरी का पर्पस ईस्टर्न दिशा में बढ़ना और एक पॉलिटिकल एम्पायर एक्वायर करना है, लूटपाट भर नहीं है। इसलिए मोहम्मद गौरी भारत पे अटैक करना शुरू करेगा। गुजरात से तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, लेकिन पंजाब से होने लगेगा, और ऐसा करते करते वो लाहौर आ जाएगा। भटिंडा है उसके आगे, और भटिंडा के बियॉन्ड पृथ्वीराज चौहान, जो अजमेर और दिल्ली के शासक हैं। चौहान्स ऑफ अजमेर एक राजपूत डायनेस्टी है। आपको ये बता दूं, कुछ 9वीं सेंचुरी से 11वीं सेंचुरी तक राजपूतों का उदय हुआ है नॉर्थ इंडिया के कंटेक्स्ट में। उन्हीं में से एक डायनेस्टी है चौहान्स ऑफ अजमेर, और उन्हीं के एक शासक हैं पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान पॉपुलरली हम जानते हैं। तो दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान हैं, और जब पता लगता है कि बॉर्डर पे एक कोई फिर आक्रमणकारी है, इन्वेडर है, तो फिर उसको डिफेंड करना तो ज़रूरी है। और इस तरीके से तरावड़ी में, हरियाणा के तराइन में हो जाती है बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी फॉट दिस बैटल, एंड मोहम्मद गौरी वॉज ऑलमोस्ट डेड बट समहाउ गॉट एस्केप्ड फ्रॉम द बैटलफील्ड। चला जाता है, निकल जाता है लगभग, वरना वो खत्म हो गया था। लेकिन अगले ही साल वो फिर पूरी तैयारी के साथ आता है, और उसने लड़ी है सेकंड बैटल ऑफ तराइन अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। 1192 में होती है सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तरावड़ी का दूसरा युद्ध। ये युद्ध भारत के इतिहास को निर्णायक रूप में बदल देता है। इट वॉज अ डिसिसिव बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहीं से चेंज होने लगा है, और एक बड़ा ही चेंज भारत में आ जाएगा। देखते हैं क्या। उधर मोहम्मद गौरी ने डिप्यूट किया है भारत के क्षेत्र में अपना गवर्नर, नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक और मोहम्मद गौरी कुछ और एरियाज एक्वायर करेंगे, और बनारस से लेकर, कन्नौज से लेकर अफगानिस्तान तक का एक हिस्सा मोहम्मद गौरी के कंट्रोल में है, जिसको देखता है उसका गवर्नर, उसका स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ होगी। उसकी डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिपेंडेंट हो जाएगा। वो मोहम्मद गौरी के सक्सेसर्स को अपना मास्टर आका एक्नॉलेज नहीं करेगा, और फाउंडेशन डालना शुरू हो जाएगी दिल्ली सल्तनत की। इस तरीके से पहला बड़ा इवेंट मेडिवल इंडिया में हुआ है, द बिगिनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। 1206 से 1526 तक पीरियड है दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली इनकी कैपिटल रहेगी। सुल्तान ही अपने आप को कहते हैं। सुल्तान मेडिवल वर्ल्ड के वो शासक जो वेस्ट एशिया के राजाओं को, खलीफाओं को अपना आका मानते हैं, वो अपने आप को सुल्तान कहते हैं, बादशाह नहीं कहते। सुल्तान क्या है, बादशाह क्या है, आगे देखेंगे। तो दिल्ली सुल्तान से ये, तो जैसे मगध रहा ऐसे ही दिल्ली सल्तनत भी है। दिल्ली से चला, पूरा भारत एक्वायर हुआ, और दिल्ली में ही सिमट जाएगा, और कई सारे वंश भी रूल करेंगे। पहला डायनेस्टी, पहला वंश स्लेव डायनेस्टी है। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश ने रूल किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया है, बलबन है, ये सब रूल करते रहेंगे। नॉर्थ इंडिया का कुछ हिस्सा इनके पास रहेगा। 1290 से 1320 खलजी डायनेस्टी है। जलालुद्दीन खलजी, मेजर पार्ट बाय अलाउद्दीन खलजी, हु विल आल्सो एक्वायर साउथ इंडिया। साउथ के कुछ हिस्से उसके लॉर्डशिप में आ जाएंगे। इस तरीके से एक्सपेंशन होने लगा है। 1320 से 1414 तक तुगलक डायनेस्टी है। गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज तुगलक है, और 1414 के बाद डिक्लाइन होने ही लगा था। फिरोज तुगलक के समय ही हो गया था। और 1451 तक एक सैयद डायनेस्टी है, और लास्ट में 1451 से 1526 तक there was Lodi dynasty. So Delhi was ruled by various dynasties in the form of these slave dynasty. Then there Khalji, then there were Tughlaqs, Sayyid and Lodi. So they ruled from 1206 to 1526. And by the time of Lodis were there, they ruled only around Delhi and some part of Punjab, and the king was Ibrahim Lodi.
इब्राहिम लोदी के समय तक आते आते दिल्ली एक छोटा किंगडम बन गया है और बाकी सारे एरियाज जो एक्वायर हुए थे वो टूट टूट के अलग होते हैं और रीजनल किंगडम्स बन जाते हैं, ऑटोनोमस किंगडम्स बन जाते हैं। जब दिल्ली का शासक है इब्राहिम लोदी, तो उधर काबुल में आ चुका है बाबर, एंड बाबर was planning an attack on India as he wanted to acquire the wealth of India, rather he wanted to acquire wealthy India। इसलिए बाबर को वो अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी हैं जिनकी वो खोज में था। इस तरीके से 1526 में बाबर को यहाँ के बारे में पता लग ही चुका था। उसने अटैक किया है इब्राहिम लोदी पर और हुई है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर किल्ड इब्राहिम लोदी एंड दिस वाज द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। और एक और बड़ा सिस्टम आ गया है, तो 1526 से 1707 इज द मुगल एम्पायर। बाबर रूल्ड फॉलोड बाय हिज सन हुमायूं, देन फॉलोड बाय हिज सन अकबर। Akbar ruled over a very large part of India but confined to North India and some part of Deccan, could not rule over the whole of India. Babur was followed by Jahangir, followed by his son Shah Jahan, and then there was Aurangzeb. We could see that on the whole of India from Kandahar, Afghanistan, some part of northwest India, Kashmir, Bengal, Bangladesh to South India, it was ruled by a very powerful, wealthier empire called Mughal Empire. Very, very capable rulers were there. औरंगजेब वॉज लास्ट ऑफ देम, वो रूल कर रहा है। 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, उसके बाद के मुगल शासक हैं, लेकिन पहले मुगल शासकों जैसे नहीं हैं। वो उनके परसूट गवर्नेंस ना होकर, पॉलिटिकल ना होकर अदरवाइज हैं, उनमें कोई भी केपेबल सिद्ध नहीं होता है। इसलिए 1707 के बाद के जो मुगल्स हैं वो लेटर मुगल्स कहलाते हैं और बाबर से लेकर औरंगजेब तक के ग्रेटर मुगल्स कहलाते हैं। उधर यूरोपियन कंपनियां भारत में आ चुकी थी, व्यापार के लिए आ चुकी थी, और वो पोर्चुगीज हो या इंग्लिश हो या फ्रेंच हो या डच हो या स्वीडिश हो, ये सब के सब भारत में व्यापारियों की तरीके से आए हैं और भारत से व्यापार करने लगे हैं। लेकिन 1707 तक आते आते एम्बिशंस बढ़ने लगे हैं और इन सभी में से दो कंपनियां ज़्यादा पावरफुल सिद्ध हुई, इंग्लिश कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी, और इनमें फिर फाइनली ऑक्यूपाई कर लेती है इंग्लिश कंपनी। बाद के मुगल राजा इतने कैपेबल नहीं, वो मुगल साम्राज्य को इंटैक्ट नहीं रख पाते। इस तरीके से ऑटोनोमस किंगडम्स डेवलप होने लगते हैं, रीजनल किंगडम्स डेवलप होने लगते हैं जो मुगल एम्परर की सत्ता को मानते नहीं हैं। वो अपने अपने क्षेत्र में ऑटोनोमस हो चुके हैं और इन्हीं के साथ मिलकर काम करने लगती है ईस्ट इंडिया कंपनी। कभी इनके साथ है, कभी इनके अगेंस्ट है। इस तरीके से व्यापारी से वो पॉलिटिकल मास्टर्स इंडिया के हो जाते हैं और यहां से मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाएगी और आगे चल के बैटल ऑफ प्लासी और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ बक्सर वगैरह उस फाउंडेशनल इवेंट्स होंगे मॉडर्न इंडिया के। मेडिवल इंडिया में ही डेवलपमेंट एक ये भी हुआ है कि इस पॉलिटिक्स के दौर में, वेल्थ के दौर में एक रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट भी चला है, जब भक्ति सेंट हुए हैं, सूफी सेंट हुए हैं और उन्होंने अपने अपने विचार देने शुरू किए हैं। उन्होंने अपनी बात कही है और चाहे वो रामानुज हो, चाहे वो वल्लभाचार्य हो, माधवाचार्य हो, चाहे वो कबीर हो, गुरु नानक हो या फिर वो तुलसीदास हो, ये सब के सब सेंट हुए हैं और इन्होंने अपनी अपनी बात कही है। एक रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट भी चल निकला है। भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं किसी भी एग्जाम के लिए। दिस वे एक डायमेंशन मेडिवल इंडिया की ये भी हो जाती है। कल्चरली मेडिवल इंडिया बड़ा ही रिच रहा, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन रहे, राइट फ्रॉम म्यूजिक टू लिटरेचर टू पेंटिंग्स एंड आर्किटेक्चर। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये सब होता रहा और इस तरीके से मेडिवल इंडिया खत्म होने लगती है। ये मेडिवल इंडिया का मेजर पार्ट है। मेडिवल साउथ इंडिया, एंशिएंट साउथ इंडिया हम बाद में देखेंगे अलग टॉपिक के दौर में। मेजर तौर पर यही सब होता रहा। दिस इज मेडिवल इंडिया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग एंड हैव टेकन डाउन द नोट्स। इन नोट्स को रिवाइज करते रहिए। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। मेहनत करेंगे, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट आज भी नहीं है।
देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क, यू शुड कीप ऑन वर्किंग हार्ड। मेहनत करिए, सब कुछ अपने आप इम्प्रूव होता जाएगा। स्मार्ट वर्क अपनी जगह, लेकिन मेहनत सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है। सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड इम्प्रूव एवरी डे। हर दिन इम्प्रूव होने की कोशिश कीजिए। सक्सेस विल बी योर्स, नोबडी कैन स्टॉप यू। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के साथ साथ हेल्दी होना भी ज़रूरी है। आई होप यू आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दीज वीडियोज़, और आगे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप आएंगे। आपकी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।